ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 571, एक नया ज़ेरास। उनके सामने वाला ज़ेरास बिल्कुल भी वही नहीं था। उनके सामने एक लड़का था जिसके बहुत लंबे चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे जो उसके कंधे पर लटक रहे थे, लगभग एक महिला की तरह। खड़ा हुआ, वह पहले वाले ज़ेरास से लगभग 3 सिर छोटा था, लगभग 1.6 मीटर लंबा। और धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया और वे सभी उसे देखकर चौंक गए। वह बेहद खूबसूरत था, सबसे खूबसूरत प्राणी जिसे उन्होंने कभी देखा था। अंडाकार चेहरा, एक साफ जोड़ी सूक्ष्म नीली पुतलियां, तलवार जैसी भौहें और पूरी तरह से लाल छोटे होंठ, उसके गालों में छोटी सी शिशु चर्बी। इस तरह के पुरुष को महिलाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता, लेकिन वह बहुत छोटा था और प्यार के बजाय उसे जो मिला वह उसकी देखभाल करने की एक अजीब इच्छा थी। तुम कौन हो? आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि नाजिया की थी, जिसने एक भौं उठाकर उस युवक को देखा। वह बता सकती थी कि यह ज़ेरास नहीं था, क्योंकि उसके मन में उसके लिए जो तीव्र नफरत थी वह गायब हो गई थी। तो निश्चित रूप से उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ज़ेरास नहीं था। लेकिन ये कैसे संभव था? ज़ेरास के अलावा कोई और कैसे हो सकता था जो ज़ेरास के साथ पिंजरे में बंद सीट पर बैठा हो और उनके साथ अमर नारेल भी हो? अपने हाथ ऊपर उठाते हुए पूरी जगह शांत हो गई, क्योंकि अमर नारेल ने ज़ेरास की आंखों में देखा। ज़ेरास, उसने सीधे 20 सेकंड तक उसकी आंखों में देखने के बाद पुकारा और ज़ेरास मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके चेहरे पर प्यारे से डिंपल बना दिए। हाँ, अमर नारेल, क्या? ज़ेरास को देखते ही सभी महिलाएं चौंक कर चिल्ला उठीं और उसकी छोटी सी आवाज़ उनके कानों में चुभ रही थी। ये बहुत छोटा था, किसी अंतर्मुखी लड़की की तरह, लेकिन कानों को बहुत स्पष्ट और अजीब तरह से जोर से। वहाँ इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय रूप से जोरदार हंसी थी, क्योंकि वे सभी अपना ध्यान उस व्यक्ति की ओर मोड़ रहे थे, और यह कोई और नहीं बल्कि नाजिया थी, क्योंकि उसने अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था और ज़ेरास का मजाक उड़ाते हुए जोर से हंस रही थी। ऐसा लगता है कि किसी को कर्मा ने गोली मार दी है, नाजिया ने जोर से हंसते हुए कहा। थूक उड़ रहा था, लेकिन अचानक उसकी हंसी बंद हो गई जब उसने महसूस किया कि एक नज़र उसके सिर में घुसना चाहती है, क्योंकि वह अमर नारेल को देख रही थी, जो उस समय अपनी बर्फीली नज़र से उसे घूर रही थी, और यह उसे चुप कराने के लिए पर्याप्त से अधिक था। क्या तुमने देखा है कि तुम कैसे दिखते हो, ज़ेरास? अमर नारेल ने कहा, ज़ेरास के सिर हिलाने पर उसकी ऊंचाई से मेल खाने के लिए झुकते हुए। हाँ, मैं तुम्हारी आंखों से अपना चेहरा देख सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मेरे हाथ सामान्य से छोटे दिख रहे हैं, ज़ेरास ने जवाब दिया, क्योंकि अमर नारेल खुद को मुश्किल में पा रही थी। तो क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम अचानक इतने छोटे कैसे हो गए? उसने कहा। ज़ेरास ने आह भरी। यह मेरी साधना में एक गलती थी। मैं सिर्फ छोटा नहीं हो गया, मैंने अपनी कुछ साधना भी खो दी, ज़ेरास ने कहा। जैसे ही अमर नारेल का चेहरा बदल गया और उसने ज़ेरा की कलाई पकड़ ली, अपनी उंगलियों को उस पर कसकर दबाया, जिससे उसकी गोरी त्वचा तुरंत खून की तरह लाल हो गई और उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम वापस ब्रह्मांडीय रैंक पर लौट आए हो? उसने पूछा और ज़ेरास ने धीरे से सिर हिलाया। ओह माय, 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में आपका स्वागत है। अचानक तेज आवाज़ गूंजी जब उन्होंने अपना ध्यान घुमाया और पाया कि उनके सामने एक विशाल ग्रह खड़ा है और उसके बाहर 5 व्यक्ति जो सभी पुरुष थे उस पर पहरा दे रहे हैं। उनकी आंखें उन सभी के चारों ओर घूम गईं, और जब उन्होंने ज़ेरास को देखा तो यह अजीब हो गया, और वे सभी अपनी चौंकती हुई निगाह अमर नारेल की ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके दिमाग में अजीब विचार आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अमर नारेल पर पड़ी, अमर नारेल ने उन्हें हाथ हिलाया और वे तुरंत वापस खड़े हो गए। उठने के बाद उन्होंने अपने शरीर से रूनिक रेखाएं निकलने के साथ ही हाथ की मुहरें बना लीं, जिससे उनके सामने एक विशाल बहुरंगी पोर्टल दिखाई दिया। ये जल्दी से चौड़ा हो गया और एक बार संतुलित हो गया। यूनिकॉर्नरा तुरंत इसमें प्रवेश कर गए, क्योंकि वे पोर्टल के बीच गायब हो गए। इसके बाद अंधेरे में यात्रा हुई और फिर दुनिया एक बार फिर से सामने आई, क्योंकि लड़कियों की सांसों की आवाज़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि वे उस जगह को देख रही थीं। वे वर्तमान में आकाश में थे और उनके नीचे एक लुभावनी परिदृश्य था जो राजसी पहाड़ों और घुमावदार नदियों से सुशोभित था। सूरज बस क्षितिज पर उग रहा था, इसकी सुनहरी किरणें चोटियों पर नाच रही थीं, एक गर्म चमक बिखेर रही थी जिसने पूरे पैनोरमा को एक अलौकिक प्रकाश में नहला दिया था। पहाड़ विशाल विशालकाय पन्ना के जंगलों और धुंध के आवरण में लिपटे हुए नीचे की भूमि पर पहरेदार खड़े थे। उनकी उबड़ खाबड़ ढलानें झरनों से सजी हुई थीं। प्रत्येक चोटी स्वर्ग की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती थी, मानो ऊपर टिमटिमाते तारों को छूने की आकांक्षा रखती हो। और इस पहाड़ के चारों ओर वे विभिन्न मादाओं और पुरुषों को पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए और पहाड़ में मौजूद छिद्रों को देख सकते थे। उनमें से कुछ को हरी घासों और जमीन पर बिछे फूलों के बीच चलते हुए देखा जा सकता था। उनकी पंखुड़ियां इंद्रधनुषी रंगों से झिलमिला रही थीं, जो वर्णन को चुनौती देती प्रतीत होती थीं।
नदियां तरल चांदी की नसों की तरह परिदृश्यों के माध्यम से बहती हैं, उनका पानी क्रिस्टल की तरह साफ और सूरज की रोशनी के नृत्य के साथ जीवंत है। वे घाटी के माध्यम से घुमावदार रास्ते बनाते हैं, उनकी कोमल धाराएं अपने साथ दूर की भूमि के गीत और रोमांच का वादा लेकर आती हैं। सुंदर, मैंने अपने पूरे जीवन में इससे सुंदर कुछ भी नहीं देखा है। कुछ महिलाएं अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाईं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी सुंदरता से कांच की तरह चमक उठीं। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो सांस रोक सकता था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जेरास को पता चला कि यह अफवाह सच लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत कम पुरुषों को देखा, और जैसे जैसे वे पहाड़ों में गहराई तक गए, उसने देखा कि वहां बिल्कुल भी पुरुष नहीं थे। आप सभी संप्रदायों के ग्रैंड एल्डर्स में से एक से मिलेंगे, जहां आपको आधिकारिक तौर पर 10,000 परिवर्तन संप्रदाय से संबंधित होने का ताज पहनाया जाएगा। इसमें आप भी शामिल हैं। अमर नारेल ने कहा। उसकी आंखों में जेरास को देखते हुए हजारों भावनाएं चमक रही थीं, लेकिन वह चुप रही। अध्याय 572, ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन। जबकि पूरा 1000 परिवर्तन संप्रदाय पहाड़ों और हरी घाटियों के आपस में जुड़े परिदृश्यों से बना हुआ लग रहा था, जितना वे पीछे चले गए उन्होंने पाया कि वहां घर मौजूद होने लगे थे। ईंटों के बजाय कांच से बने घर, और बस्तियों के अंत में एक महल था जो शुद्ध विशालता में एक पहाड़ से भी मुकाबला कर सकता था, और दूसरों की तरह ये शुद्ध सफेद क्रिस्टलीय कांच से बना था। जैसे ही यूनिकोरस उस जगह के सामने घास के मैदान में उतरे, वे सभी नीचे उतर गए और विशाल दरवाजे की ओर चल दिए, जहां 2 पुरुष रक्षक एक तरफ खड़े थे। उनकी आंखें एक चील की तरह थीं जो उन पर दबाव डाल रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि मैंने आने के बाद से सिर्फ पुरुषों को ही पहरेदार की स्थिति में क्यों देखा है, जेरास ने सोचा जब उसने अमर नारेल को पहरेदारों की ओर बढ़ते हुए देखा। उनसे 3 मीटर दूर रुक गया। मैं, अमर नारेल, अपने साथ प्रोडिजीज युद्ध की घटनाओं से नए संप्रदाय के सदस्यों को लाया हूं, ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन को दिखाने के लिए और उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए। अमर नारेल ने थोड़ा झुककर कहा, जब पहरेदारों ने अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ा। नाजिया और उसकी बहन को पीछे रहना चाहिए। उनके पास पहले से ही संप्रदाय का शिखर है। बाकी लोगों को अंदर जाने की अनुमति है, दोनों गार्डों ने एक साथ कहा। जैसे ही अमर नारेल ने सिर हिलाया, नाजिया और उसकी बहन को पीछे रहने का संकेत दिया, इससे पहले कि बाकी लोग उनके पीछे चलें। जैसे ही जेरास आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि 2 पुरुष गार्डों की तीव्र निगाहें उसके शरीर में घुस रही थीं, और वह लगभग यह महसूस कर सकता था कि एक लड़का यहाँ क्या कर रहा है, इस पर उनकी उलझन। लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, न ही सवाल किया। चूंकि उसके पास संप्रदाय की शिखा नहीं थी, तो इसका मतलब था कि वह संभवतः प्रोडिजी इवेंट से यहाँ आया था। आखिरकार इवेंट के लिए कोई आयु सीमा नहीं थी, शायद कोई प्रतिभाशाली लड़का। विशाल कांच के दरवाजे से प्रवेश करते हुए उन्हें जो दिखाई दिया वह लगभग 300 मीटर का एक लंबा गलियारा था। दीवारों में अलग अलग रूनिक रेखाएं मौजूद थीं, और जेरास की आंखें उनमें से प्रत्येक को स्कैन कर रही थीं। छत पर अलग अलग झूमर थे, जो उनके सिर से कुछ मीटर ऊपर तक फैले हुए थे और कांच की जंजीरों से लटके हुए थे जो उन्हें जगह पर रखते थे। पूरी दूरी चलने के बाद वे एक और विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे, जो अपने आप खुल गया, और उसमें से कदम रखते ही जो सामने आया वह एक सफेद सिंहासन कक्ष था, जिसमें आकाशीय नीले रंग की सीढ़ियां थीं, जो एक विशाल सिंहासन तक जाती थीं, जहां एक आकृति बैठी थी। बर्फ सफेद बालों वाली एक आकृति और एक बर्फ सफेद गाउन जो उसके चारों ओर फैला हुआ था, और उसके हाथों को नीले दस्ताने की एक जोड़ी से ढका हुआ था। ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन, अमर नारेल ने अभिवादन किया, और सभी को चौंकाते हुए वह वास्तव में महिला के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका सिर झुका हुआ था और उसका दाहिना हाथ उसकी छाती पर था। लड़कियों को बताने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले कि वे भी उसी मुद्रा में आ जाएं, केवल छोटा लड़का खड़ा रह गया। लेकिन जेरास भी बाकी लोगों की तरह नीचे गया, लेकिन वह उसी मुद्रा में नहीं आया, बल्कि वह वास्तव में एक घुटने पर बैठ गया और अपने हाथों को मुट्ठी में बांधकर उसे अपनी छाती पर रख लिया और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। यह एक मानक शूरवीर धनुष था जो उसने पृथ्वी से सीखा था। उसे नहीं पता था कि ऊपरी क्षेत्रों में इसका सम्मान किया जाता है या नहीं, लेकिन वह लड़कियों की तरह जमीन पर घुटने नहीं टेक सकता था। उसे इस तरह के विचार से घृणा थी। उठो, शब्द बर्फ की सबसे ठंडी परत की तरह थे, कोमल और ठंडे उनके दिलों में चुभते हुए, जैसे ही वे सभी जेरास सहित जमीन से उठे। मुझे पता है कि तुम किस लिए आए हो, युवा नारेल, महिला ने कहा, लड़कियों के चेहरे पर अजीब भाव बनाते हुए, क्योंकि वे सभी उस महिला को देख रही थी जिसे अमर नारेल की छोटी बहन कहा जा सकता था, फिर भी वह अमर नारेल को युवा कह रही थी। मैंने अन्य संप्रदायों से घटनाओं की कहानियां सुनी हैं, और जो मैंने सुना वह कम से कम दिल को छूने वाला नहीं था। उसने अचानक अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा, और अगले ही पल कमरे के अंदर 2 आकृतियां दिखाई दीं, और वे कोई और नहीं बल्कि नाजिया और उसकी बहन थीं। दोनों महिलाओं के चेहरे पर हैरानी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक कैसे नज़ारा बदल गया। लेकिन वे भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गईं। अगले ही पल उन्होंने महिला को देखा। तुम दोनों उठो, लड़कियों,
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी निजता में दखल देने से कोई एतराज़ नहीं होगा, ग्रैंड एल्डर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, जब वह अपने सिंहासन से उठी और मंच के किनारे पर चली गई, पहली सीढ़ी को छूने से बस एक कदम दूर। एक अफवाह फैल रही है कि हमारा 10,000 परिवर्तन संप्रदाय पुरुषों की कमी के सिंड्रोम से पीड़ित है, उसने अचानक कहा, जबकि अमर नारिल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हो सकता है कि आपने जो कहा हो वह सच हो। अफवाहें, उसने कहा, जबकि बर्फ जैसी सफ़ेद महिला ने सिर हिलाया। सच है, मैंने उन लोगों के बारे में बहुत बुरा सुना है जो कभी हमारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात वह आधार है जिसने अफवाह को जन्म दिया। मैंने सुना है कि एक पुरुष ने 10,000 परिवर्तन संप्रदाय को सफलतापूर्वक पास कर लिया, क्योंकि वह उस महिला को लुभाने में सक्षम था जिसे उसके साथ परीक्षण से गुजरना था, उसने कहा, जबकि कमरे का तापमान कुछ 1000 डिग्री कम हो गया। मुझे लगता है कि वह युवक यहाँ का लड़का है और वह महिला कोई और नहीं बल्कि नाजिया है, उसने कहा, जबकि अमर नारिल ने सिर हिलाया। उसके साथ क्या हुआ? वह व्यक्ति जिसके बारे में मुझे बताया गया था, जिसने सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की थी और उससे भी अधिक उम्र का था, उसने कहा, और उसने ज़ेरास की ओर देखा, जो अचानक ठंड से अपने दांतों को आपस में टकराते हुए महसूस कर सकता था। ये तब हुआ जब यात्रा पर था, ग्रैंड एल्डर, अमर नारिल ने शुरू किया, और उसने जल्दी से उसके साथ हुई हर बात को बताया, जिस तरह से उन सभी ने इसे महसूस किया था। एक खेती प्रतिगमन उम्र के साथ भी लाता है। ये बहुत दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है, उसने कहा, और उसने ज़ेरास पर अपनी नज़र घुमाई। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, मुझे जिससे समस्या है वह है नाजिया, उसने कहा, और उसने अपनी ठंडी नज़र नाजिया की ओर घुमाई जो तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई। अध्याय 573, गहन पूछताछ। तुरंत कमरे का तापमान और भी सेल्सियस कम हो गया क्योंकि ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन सीढ़ियों से नीचे उतरा और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे व्यक्ति के करीब पहुंचा। धीरे धीरे महिला ने अपने दस्ताने वाले हाथों को आगे बढ़ाया, धीरे से नाजिया के माथे को छूते हुए। पूरा समूह भयभीत आंखों से देख रहा था क्योंकि उन्होंने नाजिया के माथे से एक मूकशोहित लहर को फैलते देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद रंग से ढकी हुई थीं, जबकि ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन अपनी आंखें बंद करके खड़ी थीं। यादें पढ़ना, ज़ेरास ने चुप रहते हुए अपने दिमाग में सोचा। 10 सेकंड बीत गए और आखिरकार ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन ने नाजिया के माथे से अपना संपर्क तोड़ दिया क्योंकि नाजिया चारों तरफ गिर गई और ग्रैंड एल्डर नक्सिया ने उसे थोड़ी चिढ़ भरी नज़र से देखा। आपको उस युवक का परीक्षण करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आपने बस इतना किया कि आप आसानी से उसके द्वारा धोखा खा गए और आप अपने मिशन के उद्देश्य को भूल गए। ऐसी लापरवाही के लिए मैं तुम्हें सामान्य रूप से मोराटुआ के मंदिर में 3 साल की कैद की सजा सुनाती, लेकिन तुम्हारे गुरु कितने सम्माननीय व्यक्ति हैं, इस कारण मैं तुम्हारी सजा को घटाकर 3 महीने कर दूंगी, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, और तुरंत नाजिया अपने संप्रदाय की बहन को छोड़कर हॉल से गायब हो गई। फिर उसने अपना ध्यान एक बार फिर उन पर लगाया और वह धीरे धीरे अमर नारिल के पास से गुजरी और ज़ेरास के सामने खड़ी हो गई। तुम अपने बचाव में क्या कहते हो? उसने ज़ेरास की ओर देखते हुए पूछा, जिसने महसूस किया कि उसका तापमान और भी कम हो गया है। परीक्षण पास करने के लिए मुझे जो शर्त दी गई थी वह उसके खिलाफ 5 मिनट तक टिकना था ताकि मैं बाहर न हो जाऊं। कुछ ऐसा जो मैंने सफलतापूर्वक किया, ज़ेरास ने जवाब दिया जब ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन ने अपना सिर हिलाया। मैं उस सस्ते तरीके की बात कर रही हूं जिसका इस्तेमाल तुमने परीक्षण पास करने के लिए किया था, उसने ज़ेरास की आंखों में चमक के साथ ठंडी चमक के साथ कहा। अगर मेरे तरीके तुम्हें या संप्रदाय के मानकों को गलत लगे हैं तो मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूं। मैं नहीं मानती कि जो व्यक्ति जल्द ही मेरी संप्रदाय की बहन बनने वाली है उसके साथ मारपीट करना सही मानक है, और चूंकि मैं हारने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी इसलिए मुझे ऐसी रणनीति अपनानी पड़ी। अगर वे गलत थे तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसी रणनीति का नियमित रूप से इस्तेमाल करने वाली नहीं हूं, ज़ेरास ने जवाब दिया, जिससे लड़कियां और खास तौर पर अंडाइंग नारेल भी चौंक गईं। उसे उम्मीद थी कि ज़ेरास ऐसे सवाल पर नाराज़ होगा। आखिरकार किस प्रतिभाशाली व्यक्ति में स्वाभाविक अभिमान नहीं होता? कोई भी व्यक्ति जो उसके जितना प्रतिभाशाली है वह ऐसा जवाब देता जो उसे उसके विनाश की ओर ले जाता, लेकिन लड़का अपने अभिमान पर काबू रखने और माफ़ी मांगने में सक्षम था। यह उन ज़ेरास से अलग था जिन्हें वह जानती थी। मेरे संप्रदाय के सदस्य पर ऐसी घटिया चाल चलने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम्हें 30 साल के लिए साग्रोटा के डैन में फेंकने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुमने एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया और इसलिए माफ़ कर दिया, उसने कहा, और उससे दूर चली गई और समूह के सामने चली गई। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अचानक खाली हवा से एक वस्तु गिरी, एक बहुरंगी गेंद जिसकी सतह पर प्राचीन खंडहर खुदे हुए थे, रहस्यमयी शक्ति से भरपूर। आगे आओ, एक एक करके, और इस गेंद को पकड़ो, उसने कहा, क्योंकि सभी लड़कियां एक एक करके आगे बढ़ीं, उनमें से प्रत्येक ने क्रिस्टल को छुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया उनके माथे पर एक सितारा निशान दिखाई दिया जो गायब होने से पहले अस्तित्व में आया और गायब हो गया। कार्यवाही जल्दी से समाप्त हो गई क्योंकि ज़ेरास की बारी आई और वह आगे बढ़ा।
वह ग्रैंड एल्डर कॉन्स्टेंटिन के सामने पहुंच गया। आप 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षा पास करने में सक्षम हैं। लेकिन अभी 10,000 परिवर्तन पास करने वाला व्यक्ति आप नहीं हैं, है ना? ज़ेरास के हाथ आगे बढ़ाने से पहले उसने अचानक पूछा। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय पास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड मूल रैंक पर है, ब्रह्मांडीय रैंक का लड़का नहीं। ऐसे अवसर पर मैं कहूंगा कि आप अब संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। आपने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत और क्षमता खो दी है जो आपको पहले संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। अपने बचाव के लिए आपको क्या कहना है? उसने पूछा। ज़ेरास की आंखें एक बार फिर चमक उठी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ग्रैंड एल्डर कॉन्स्टेंटाइन को देखने से पहले एक गहरी सांस ली। मेरे प्रतिगमन को एक अप्रत्याशित आपदा से कम नहीं देखा जा सकता है, जिसे मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन एक साधना प्रतिगमन, चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में अमर क्षेत्र रैंक तक नहीं पहुंचूंगा। इसका मतलब केवल यह है कि मुझे योजना से अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। ओह सच में? ग्रैंड एल्डर कॉन्स्टेंटाइन ने पूछा, एक हल्के से उपहासपूर्ण स्वर में, जिसमें निर्विवाद अविश्वास भी था। सभी बुरी परिस्थितियां वास्तव में बुरी नहीं होती, शायद यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह हो। चीजों को एक बार फिर से सही करने का एक तरीका, गलतियां या इच्छाएं जो मैं चाहती थी कि मैं यूनिवर्स रैंक पर पहुंचने से पहले सीख लेती। मैं उन्हें अब अपने प्रतिगमन के साथ ठीक कर सकती हूं। प्रतिगमन ने निश्चित रूप से मेरी कुछ ताकत खो दी, लेकिन निश्चित रूप से मेरी क्षमता नहीं। मैं भविष्य में अमर क्षेत्र रैंक तक पहुंचने में सक्षम होंगी। और आपके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए क्या सबूत है कि आप में अभी भी अपनी क्षमता है कि आप भविष्य में अमर क्षेत्र रैंक तक पहुंचने में सक्षम होंगी? उसने पूछा, और ज़ेरास चुप रहा। मेरे पास मेरी अटूट इच्छा के अलावा कुछ नहीं है, उसने जवाब दिया, और वह बस झुंझला गई। एक तरफ खड़े हो जाओ, उसने हमेशा की तरह ठंडे स्वर में आदेश दिया, जैसे ही वह शेष 10 लड़कियों की ओर चली गई। आज से तुम 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में से एक हो। तुम्हें कपड़े पहनाए जाएंगे, खिलाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा। जो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे इरादे से आएगा, वह 10,000 परिवर्तन संप्रदाय या उसके आदेशों से संबंधित नहीं होगा। उसे पूरे संप्रदाय का पूरा बेलगाम क्रोध झेलना पड़ेगा। उसने नाजिया की छोटी कबीले की बहन की ओर मुड़ने से पहले घोषणा की। उन्हें एक नए निवास पर ले जाओ और उन्हें संप्रदाय के सभी नियम समझाओ। उसने उस महिला को आदेश दिया जिसने सिर हिलाया और 10 लड़कियों के साथ बाहर चली गई। अब केवल ज़ेरास, अमर नारेल जो फ्लफी को ले जा रहा था, और ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन बचे थे। अध्याय 574, ज़ेरा का भाग्य। अब मुझे बताओ, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ग्रैंड एल्डर सेलेस्टिना ने पूछा, जब वह अपने सिंहासन पर वापस लौट रही थी, ज़ेरा और अमर नरेल के बीच अपनी नज़र घुमाते हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने वास्तव में हमारे 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण की है, निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से, और मैंने इस पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है और इसे ऐसा ही कहा है। लेकिन मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी हैं, आपकी ताकत की कहानियां, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के कुलों के प्रतिभाशाली लोगों को भी कुछ नहीं बना देती हैं। तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना म्यान से तलवार निकालने जितना आसान है। कुछ अप्रिय कहानियां भी थीं, लेकिन मुझे लगता है कि वे आपके व्यवहार के आधार पर सच नहीं हैं, या मुझे नहीं पता कि आप अपने प्रतिगमन के कारण उन्हें छिपा रहे हैं। फिर भी कहानियां एक बहुत ही प्रतिभाशाली और निर्विवाद रूप से मजबूत साधक की बात करती हैं। लेकिन अब तुम सिर्फ एक लड़के हो जिसकी एकमात्र विशेषता यह है कि उसका रूप मुझे पहली नज़र में परेशान नहीं करता। ये बहुत ही असामान्य बात है, उसने कहा, और ज़ेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे विपरीत लिंग के लोगों को देखना परेशान करने वाला लगता है। आखिर वह किस तरह के पागल से निपट रहा है? तुम्हें संप्रदाय से बाहर करने से 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा, और इससे एक बार फिर अनावश्यक अफवाहें फैलेंगी, या दूसरे लोग कहेंगे कि यह वास्तव में पुरुषों की कमी के कारण था, जिसके कारण उनके पूर्वज पीड़ित थे, और इसी कारण हमने तुम्हें दूर कर दिया, जबकि प्रतिगमन को दिखावा के रूप में इस्तेमाल किया। वे ये भी कह सकते हैं कि हमने ही तुम्हें पीछे धकेला है ताकि हम तुम्हें दूर भेज सकें। ये दाग इतने ज्यादा हैं कि उन्हें सहना मुश्किल है, ग्रैंड एल्डर सेलेस्टिना ने कहा, और ज़ेरास 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के बारे में कुछ असामान्य बात को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह थी। अमर नरेल ने भी पहले उसे लगभग ठुकरा दिया था, लेकिन संप्रदाय की प्रतिष्ठा के कारण उसने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया था। और अब यह महिला प्रतिष्ठा के बारे में भी बात कर रही थी। ऐसी कुत्ते खाने वाली दुनिया में प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे तुम्हारा भाग्य उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसने अंततः निर्णय लिया, क्योंकि ज़ेरास अमर नरेल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम क्या कहती हो, युवा नरेल? उसे दूर भेज देना चाहिए या बनाए रखना चाहिए? तुम्हारा उत्तर मेरा अंतिम निर्णय होगा, उसने निष्कर्ष निकाला जब अमर नरेल ने ज़ेरास को देखा, और फिर अपनी बाहों में फुदकते हुए प्यारे को ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन की ओर मुड़ने से पहले।
मैं संप्रदाय से उसे बनाए रखने की विनती करूंगी, उसने झुककर कहा, जबकि ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन मुस्कुराए। अंतिम, लेकिन क्या मैं कारण जान सकती हूँ? उसने अपनी उन बर्फीली ठंडी नीली पुतलियों में जिज्ञासा जगाते हुए पूछा, जो ठंड से रिस रही थीं। ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा, एल्डर। उसके निष्कासन से जो दाग लगेंगे, उन्हें सहना थोड़ा मुश्किल होगा। और मैंने ये भी तर्क दिया कि चूंकि उसने कहा था कि वह भविष्य में अमर क्षेत्र की साधना प्राप्त कर सकता है, और प्रतिगमन कुछ और नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, क्यों न हम उसे अपने शब्दों को साबित करने का मौका दें। अभी के लिए उसे बाहरी रैंक के शिष्य के स्तर पर पदावनत किया जाएगा। यदि वह बाद में 100 साल से पहले छद्म ब्रह्मांड रैंक तक पहुंचने में सक्षम था, तब उसे संप्रदाय में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाएगा और वह अपने बाकी साथियों की तरह एक आंतरिक रैंक का शिष्य बन जाएगा। यही मेरा अनुरोध है, ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन, उसने निष्कर्ष निकाला, जिससे ज़ेरा पूरी परीक्षा के दौरान चुप रही। लेकिन अचानक एक अजीब दृश्य हुआ, जब फ्लफी अचानक अमर नारेल की बाहों से बाहर कूद गई और ज़ेरास की ओर चली गई और उसके ऊपर चढ़ गई और उसके कंधे पर बैठ गई। अच्छा, मैं आपके निष्कर्ष का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। फिर उसे उन लोगों को सौंप दो जो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए जिम्मेदार हैं, उसने कहा जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठी और सिंहासन के ठीक पीछे कांच के दरवाजे में प्रवेश किया। उसकी आंखें एक बार भी ज़ेरास की ओर नहीं देख रही थीं, जबकि वह संभवतः 100 साल या उससे भी अधिक समय के लिए उसके भाग्य का फैसला कर रही थी। मेरे पीछे आओ, अमर नारेल ने कहा जैसे ही वह वापस उस जगह लौटी जहां से वे आए थे, और ज़ेरास उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अधिकांश यूनिकोनोरस पहले ही गायब हो चुके थे और केवल एक बचा था, और जल्दी से अमर नारेल ऊपर चढ़ गया। कुछ ही देर बाद ज़ेरास भी ऊपर चढ़ गया। जल्द ही यूनिकोनोरस उड़ गए, लेकिन ज़ेरास मदद नहीं कर सका और अपनी नज़र उन दो लोगों पर बनाए रखी जो गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, उनसे दृढ़ता से आंख मिलाते हुए, जबकि वे दूर चले गए। आप 10,000 परिवर्तन संप्रदाय का वर्णन कैसे करेंगे? क्या आपको अब भी ये पहले की तरह सुंदर लगता है या जैसा कि इसका वर्णन किया गया था? अमर नारेल ने पूछा, जबकि ज़ेरास घोड़े के नीचे सदाबहार परिदृश्य को देख रहा था, जो 2 और 3 की संख्या में महिला शिष्यों से सजी हुई थी। उनके चेहरों पर मुस्कान और खुशी थी। उनके हाव भाव में कोई दर्द, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी या डर नहीं था। कुछ ऐसा जो ऊपरी क्षेत्रों में दुर्लभ था, जहां पुरुषों का वर्चस्व था और महिलाएं अधिक अधीनस्थ थीं। एक महिला में ऐसी भावनाएं देखना मुश्किल था। यह अब भी उतना ही सुंदर है जितना पहले था। महिलाओं के लिए एक स्वर्ग, ज़ेरास ने जवाब दिया जब अमर नारेल ने उसे भौहें सिकोड़कर देखा और फिर दूर चला गया। भले ही आपकी उम्र भी कम हो गई हो, लेकिन आप पहले की तुलना में अजीब तरह से परिपक्व लगते हैं, उसने कहा, और ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। वह ये नहीं कहेगा कि वह परिपक्व नहीं था। शायद अब वह थोड़ा और ग्रहणशील हो गया था और निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहा था। क्या ये पुरुषों के लिए भी एक आश्रय स्थल नहीं है? उसने पूछा, जब ज़ेरास उस ओर देखने के लिए मुड़ा जहां वह देख रहा था, जो वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां कुछ पुरुष महिलाओं के साथ मिले हुए थे। ये पुरुषों के लिए एक आश्रय स्थल नहीं है। मैंने जितने भी पुरुषों को देखा है, वे गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, जो कुछ लोगों को उचित लग सकता है। लेकिन उन युवकों को देखो, उनकी आंखें यह महिलाओं की तरह नहीं हैं, ये जबरन दास्ता की तरह है। ज़ेरास ने निष्कर्ष निकाला कि उसने उन युवकों में क्या देखा। यह एक महिला संप्रदाय है, पुरुष संप्रदाय नहीं, अमर नारेल ने उसे याद दिलाया, इससे पहले कि यूनिकोनोरस पहाड़ के एक छोटे समूह पर गिर पड़े। अध्याय 575, अच्छे हाथों में। यूनिकोरस छोटे पहाड़ों के समूह के बीच उतरे। जैसे ही अमर नारेल उतरे, ज़ेरास ने कुछ पल बाद हाईलाइट किया। अब जाकर उसने पहाड़ को ठीक से देखा और उसे एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य का एहसास हुआ। वे झोपड़ियां थीं, लगभग मिनी हाउस की तरह, लेकिन ईंटों और सब कुछ के साथ घर बनाने के बजाय संप्रदाय के पास घर बनाने का एक अलग आदर्श था। इसके बजाय उन्होंने अपने घरों को पहाड़ों में उकेरना चुना। छोटे पहाड़ों में से एक के सामने पहुंचकर अमर नारेल दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, 2 बार खटखटाया और जल्द ही एक क्रोधी आवाज गूंजी। और इस युवा स्वामी के आराम को परेशान करने की हिम्मत किसने की? आपकी नौकरियों ने आपको जीवन से थका दिया होगा। ये दहाड़ जोर से निकली क्योंकि ज़ेरास उस दरवाजे के पीछे के व्यक्ति पर दया करने से खुद को रोक नहीं सका। जल्द ही उसके और अमर नारेल के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई क्योंकि एक आकृति दरवाजे की ओर चली गई, और फिर क्लिंक। दरवाजा बेरहमी से खुला था और एक हटे कट्टे नौजवान की लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जो ज़ेरास जितना ही बूढ़ा था। तुरंत उसकी नज़र ज़ेरास पर पड़ी, लेकिन उसने सुंदर लड़के को नज़रअंदाज कर दिया, इसके बजाय सुंदर महिला पर ध्यान केंद्रित किया। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान दिखाई दी, फिर गायब हो गई क्योंकि उसने अमर नारेल को पहचान लिया। जैसे ही उसने अपनी किताब से एक लपेटा हुआ स्क्रॉल निकाला और जल्दी से उस पर अपनी आंखें टिका दी, उसकी आंखें बदल गईं। फिर वह स्क्रॉल के बीच के हिस्से पर रुक गया, अमर नारेल और स्क्रॉल के बीच आगे पीछे देखते हुए। मेरे भगवान द्वारा त्यागे गए आत्मा के कमीने पर हाय। मैंने अपने अमर गुरु की महिमा को कम करने का साहस किया।
मुझे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तूफानी समुद्र में फेंक दिया जाए और केटोरा के कांटेदार खंभों पर सूली पर चढ़ा दिया जाए। युवक ने छाती के बल गिरकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे से आंसू और नाक बह रही थी और वह फूट फूट कर रो रहा था। कृपया अमर गुरु, हमारे महान संप्रदाय में जो कुछ भी क्षमा किया जाता है उसके लिए कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि यह आप थे। कृपया कृपया सभी महान बुजुर्गों के नाम पर मेरी ईश्वर त्यागी आत्मा को क्षमा करें। मैं संप्रदाय की संस्थापक शक्ति की कसम खाता हूं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। एक रीढ़विहीन कमीने की बात। ज़ेरास के सिर में व्यवस्था की तिरस्कार भरी आवाज गूंज उठी जब उसने उस युवक को फूट फूट कर रोते हुए देखा, जितना वह तब रोता अगर वह एक बार फिर युद्ध में अपनी सारी साधना खो देता। मैं आपकी माफी स्वीकार करूंगा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर आप जागरूक होते तो आप हिम्मत नहीं करते, अमर नारिल ने भावहीनता से आवाज दी। युवक के आंसू और नाक का पानी तुरंत हवा में फैल गया और वह घुटने पर कूद गया। धन्यवाद, आपकी महानता। क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूं कि आज आपने संप्रदाय द्वारा मुझे दिए गए द्वारों का दौरा क्यों किया है? उसने पूछा, और ज़ेरास चुपचाप अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा था कि वह चाटुकारों का राजा है, लेकिन अब उसके स्थान के लिए एक नया प्रतिद्वंद्वी उसके सामने खड़ा था। यह ज़ेरास है, उसे संप्रदाय में हाल ही में शामिल किया गया है, वह एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य का पद संभाल रहा है। मैं उसकी देखभाल तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा, अमर नारिल ने कहा, जब युवक की आंखें उसके पीछे चली गईं, जहां ज़ेरास एक भावहीन भाव के साथ खड़ा था। चिंता मत करो अमर गुरु, मैं उसके सुंदर नितंबों पर काम करना सुनिश्चित करूंगा। मेरा मतलब है, मैं उसे अपने अच्छे और स्वागत करने वाले हाथों में लेना सुनिश्चित करूंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जबकि ज़ेरास की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं। अच्छा, अमर नारिल ने कहा, और अगले ही पल वो पीछे मुड़ी, यूनिकोरस पर सवार हुई और जल्दी से दूर चली गई। ज़ेरास ने उस आदमी की ओर देखा जो अमर नारिल को घूरता रहा जबकि वह दूर चली गई, और उसकी आंखों में वह चाहत की भावना देख सकता था। परेशान मत हो, वह कभी तुम्हारी नहीं होगी। कंजी ने अपने जीवन के स्वर्गदूतों में से एक को देखा जो बादलों के बीच गायब हो गया। श्रद्धेय स्वर्गीय यूनिकोरस पर उसके बाल हवा के साथ धीरे धीरे नाच रहे थे जबकि वह वहां घुटनों के बल बैठा था। दृष्टि बदल गई थी और वह लगभग खुद को एक आधिकारिक सूट में देख सकता था। उसके हाथों में एक अंगूठी थी और वह उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसका सुंदर चेहरा उसे शानदार ढंग से मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी उसकी उंगली पर पहनाए और खड़ा हुआ, जीवन भर याद रखने वाले चुंबन के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाया, उसे अचानक थप्पड़ मारा गया। उसका सिर एक तरफ झटका लगा जहां लंबे सफेद बालों वाले एक लड़के की आकृति उसे एक बेवकूफ की तरह घूरती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, ओह, मैं दिवास्वप्न देख रहा था, कंजी ने सोचा और जल्दी से अपने पैरों पर कूद गया और अपनी नाक ऊपर करके बेकार ज़ेरास के सिर को देखा। महम महम, मेरे साथ आओ यार, उसने घोषणा की और अपनी छाती फुलाकर वह दरवाजे में घुस गया। ज़ेरास तेजी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। पहाड़ के अंदर वास्तव में एक बड़ा कमरा था जो एक दफ्तर जैसा था, जिसमें एक बड़ी कुर्सी और मेज, कपड़ों के टुकड़े, कुछ बिखरी हुई फाइलें और ढेर सारी अंगूठियां थीं। मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा कई बार स्वागत किया गया होगा जब तुम मेरे शानदार अमर गुरु के पीछे बैठे थे और अपनी शापित नाक का इस्तेमाल करके उसकी स्वर्गीय गंध को सूंघ रहे थे, कंजी ने ज़ेरास के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव के साथ कहा। छी, वह मेरी सैकड़ों ज़रूरतों में से 2 भी पूरी नहीं करती, उसने सोचा और कंजी का चेहरा बदल गया। तुम कमीने, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे अमर गुरु की स्वर्गीय सुंदरता से चकित नहीं हुए। बस उस पर अपनी गंदी नजरें गड़ा पाना शायद तुम्हारे साथ हुई सबसे बड़ी बात है, कंजी ने ज़ेरास की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं कहूंगा कि वह इतनी बुरी नहीं है, और मुझे नहीं पता कि मेरी गंदी नजरें गलत हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी उसका एक टुकड़ा चाहते हो, है न? इस संप्रदाय के सभी लोगों की तरह, क्या ये सच नहीं है? ज़ेरास ने अपनी आंखों में एक चालाक चमक के साथ कहा। जब वह फैटी को देख रहा था, उसके दिमाग में एक बुरी योजना थी। हाँ, 576 युवा मास्टर ज़ेरास की ओर देखते हुए कंजी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़का उसके मन की बात इतनी आसानी से कैसे पढ़ सकता है। बेवकूफ, बस वहां खड़े मत रहो, पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा का रहस्य बताता हूं, ज़ेरास ने उससे फुसफुसाते हुए कहा। जब मोटा कंजी उसके पास गया और उसके सामने झुक गया, उसके कान ज़ेरास की ओर मुड़ गए। मुझे बताओ, यह क्या हो सकता है? उसने पूछा, जबकि ज़ेरास ने अपनी छाती फुला ली। तुम्हें पता है, वह वही थी जो मुझे यहाँ लाई थी, अकेले, है ना? उसने पूछा, और कंजी ने सिर हिलाया। एक अमर मास्टर के साथ एक स्वर्गीय यूनिकोरस पर, क्या ये तुम्हें नहीं बताता कि मैं खुद एक खास व्यक्ति हूँ? उसने कहा, और कंजी ने भी सिर हिलाया। सच तो यह है कि मैं और तुम्हारा अमर गुरु वास्तव में गुप्त रूप से परिवार हैं, और यह दिखावा एक परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए एक परीक्षा।
मेरे लिए एक परीक्षा? केंजी ने चौंक कर पूछा। हाँ हाँ, सच तो यह है कि वह वास्तव में मेरी बड़ी बहन है, और उसने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ है। मुझे लगता है कि तुम सब इसे भावनाएं कहते हो, या मैं गलत हूँ? जेरास ने पूछा, जबकि केंजी की आंखें सदमे और अविश्वास में चौड़ी हो गईं। चौंकाने वाला है न? लेकिन सच तो यह है कि वह नहीं जानती कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। इसलिए मैंने उसके सामने कुछ प्रस्ताव रखा। वह मुझे तुम्हारी देखरेख में क्यों नहीं रखती, गुप्त रूप से? फिर मैं तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाऊंगा और यह निर्धारित करने में मदद करूंगा कि तुम उसके योग्य हो या नहीं। सच में? फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो? केंजी ने संदिग्ध आंखों से पूछा, जबकि जेरास ने आह भरी। आप जानते हैं कि यह मेरे दिल को दुखाता है कि संप्रदाय महिलाओं की तुलना में हम पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और मज़ेदार बात यह है कि महिलाओं के पास वास्तव में हमारे लिए एक दो चीज़ें हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं होने का दिखावा करेंगी, हमें अपनी नाक से नीचे देखेंगी और हमें पीड़ा पहुंचाएंगी। क्या ये सही नहीं है? जेरास ने उदास भाव से पूछा, जब कंजी ने सिर हिलाया। और मेरी बहन भी तुम्हारे साथ उसी रास्ते पर चलना चाहती है। एक पुरुष के रूप में मैं कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता था और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा को ऐसे ही बहते हुए देख सकता था? इसलिए मैंने तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण करने का प्रस्ताव दिया। हम भाई पहले ही बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, है न? हम एक दूसरे पर और अधिक अत्याचार क्यों करेंगे, है न? जेरास ने पूछा, जब कंजी ने सिर हिलाया। सच सच तो बताओ मेरे अच्छे भाई, मैं कैसे शानदार तरीके से पास हो सकता हूँ? कंजी ने पूछा। अब उसकी दिलचस्पी 100% उस पर केंद्रित थी। एक अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति से एक स्मार्ट सवाल, जेरास ने जवाब दिया, क्योंकि सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में गूंज रही थी। बेवकूफ़, परीक्षा पास करने के लिए आपको बस इतना करना है कि मेरी अच्छी तरह से देखभाल करें। सच्ची देखभाल, जैसे आप मेरी बहन की देखभाल करते। बेशक, मैं अपनी बहन को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की सलाह नहीं दूंगा जो इतना क्रूर हो और जो उसकी देखभाल करना नहीं जानता हो। अब तुम समझ गए, है न? जेरास ने गंभीर भाव से पूछा, जबकि कंजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये गणना करने लगा कि युवक ने क्या कहा। लड़के ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। कोई भी अमर गुरु उसके पास बाहरी संप्रदाय के शिष्य को भेजने के लिए साथ नहीं आता। और यूनिकोरस पर सबसे बड़ी बात, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के चौथे नेता के रूप में बिताए 300 वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसके पहले इस युवक की पृष्ठभूमि काफ़ी खास रही होगी, अन्यथा उसे ऐसा राजसी व्यवहार नहीं दिया जाता। लेकिन अब उसने उसे सच्चाई बता दी थी, क्योंकि वह दिल से कितना छोटा था, वास्तविक दुनिया से अलग थलग पला बड़ा था। लड़का भोला और छोटा था, और कंजी चालाकी से इसका फ़ायदा उठाने वाला था। हा, तुमने मेरे लिए इसे और भी आसान बना दिया। कितना बेवकूफ़ बच्चा है। अच्छा, युवा गुरु, आपका नाम क्या है फिर से? उसने जेरास से पूछा। उत्तर दिया, जेरस। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, युवा मास्टर जेरस। जैसा कि किसी समझदार और मेरी प्यारी बहन के योग्य व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। लेकिन ये भी याद रखें कि आप मुझे यहाँ वहाँ कुछ काम न देने का जोखिम नहीं उठा सकते, अन्यथा उसे कुछ होने का संदेह होगा। इसलिए कभी कभी आपको मुझे कड़ी मेहनत करने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में मुझे परेशान नहीं करना पड़ता। आप मेरी बात समझते हैं, है न? जेरस ने उसे झुर्रीदार आंखों से पूछा, जबकि कंजी ने अच्छी तरह से सिर हिलाया। हाँ, हम इसे बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते, उसने कहा, जबकि जेरास और भी शानदार ढंग से मुस्कुराया। आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब 300 साल से नेता हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, जबकि मैं एक ही समय में वही नहीं कर सकता, कंजी ने चालाकी से कहा, जबकि जेरास ने स्वीकृति में मुस्कुराया। अच्छा, मैं तुम्हें एक भाई के रूप में ले जाऊंगा और अपनी पूरी क्षमता से तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा, जबकि कंजी की आंखें चमक उठीं। NOWELL-BE-IN.C-OM। मेरे साथ आओ, युवा मास्टर जेरास। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बाहरी संप्रदाय में शामिल होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा, जबकि जेरास उसके पीछे कार्यालय के दूसरे कमरे में चला गया। योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद अब कंजी के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा था, जो एक सफ़ेद शर्ट और पतलून पहने हुए था, जिस पर सुनहरे डिज़ाइन की कढ़ाई की गई थी। बाहरी संप्रदाय से संबंधित लोगों के कपड़े। वर्दी पूरी तरह से इस्त्री की हुई और साफ सुथरी दिख रही थी, जो जेरास के लिए और भी ज़्यादा उपयुक्त थी। यह अंगूठी ले लो, इसमें 2 कांस्य ग्रेड की चाबियां हैं। एक चाबी का उपयोग आप मार्शल गॉड हॉल में खेती की पुस्तिका चुनने के लिए कर सकते हैं, और दूसरी का उपयोग आप लड़ाई की तकनीक चुनने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक चांदी की चाबी उधार दूंगा। ये तुम्हें मार्शल गॉड हॉल की ऊपरी मंजिलों पर एक तकनीक चुनने में सक्षम बनाएगी, उसने जेरास को एक अंगूठी देते हुए कहा, इससे पहले कि उसके हाथों में एक चांदी का कार्ड दिखाई दे, और उसने उसे भी दे दिया।
जेरास ने इसे अपनी नई स्थानिक अंगूठी में छिपा दिया। अंगूठी में बाहरी संप्रदाय के लिए कानून की पुस्तिका भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमर गुरु के भाई होने के नाते कुछ नियमों से दूर रह सकते हो, है ना? कंजी ने कहा और जेरास ने सिर हिलाया। बेशक। 577 पहाड़ी निवास चुनना। यहाँ युवा गुरु जेरास। यहाँ बाहरी सांप्रदायिक क्षेत्रों का नक्शा है और निषिद्ध स्थानों को ठीक से चिन्हित किया गया है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो मेरे नियंत्रण में हैं। आपको अन्य बाहरी संप्रदाय के प्रभुओं के क्षेत्रों में घूमने की अनुमति है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करने से बचता। मेरे क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र में एक पहाड़ी निवास चुनना अधिक सुरक्षित है। मैं संप्रदायों के नियमों के अनुसार आपकी रक्षा कर सकता हूँ। आपने एक चतुर बात कही है, जेरास ने जवाब दिया और अपने हाथों से लिपटे हुए नक्शे को पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। बहुत अधिक परेशानी से बचने के लिए और मेरे लिए एक उचित शिक्षक बनने का अधिक मौका पाने के लिए। कृपया बहुत अधिक परेशानी न करें। मैं आपकी बहन के नाम पर बदनामी नहीं करना चाहता, और जब वह दस्तक दे तो उसे मेरे बारे में गलत विचार रखने देना नहीं चाहता। आपने वादा किया है कि मैं उसकी परीक्षा में शानदार तरीके से उत्तीर्ण हो जाऊंगा, है ना? केंजी ने पूछा, जबकि जेरास गर्व से नाक सिकोड़ रहा था। मुझ पर भरोसा रखो केंजी, तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। बहुत जल्द, उसने कहा, और एक सच्चे युवा गुरु की तरह केंजी गर्व से चला, अपनी छाती फुलाए, अपनी पीठ को चीड़ के पेड़ से भी ज्यादा सीधा किया और अपने दोनों हाथों को गर्व से अपने बगल में लटकाए। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे एक बार फिर से दरवाजा बंद करना भी याद नहीं आया और जल्दी से गली में गायब हो गया। हे, तुम्हारा भाई अब मेरी मुट्ठी में है अमर गुरु। जल्द ही तुम भी मेरे हो जाओगे। आखिरकार क्या स्वर्ग अब अपनी अच्छी नज़रें मेरी ओर मोड़ रहा है? केंजी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने ऊर्जा का एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे दरवाजा एक बार फिर से बंद हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहरी संप्रदाय क्षेत्र के लंबे घुमावदार रास्तों से, जहां अनगिनत अन्य पुरुष और बहुत कम संख्या में महिलाएं दिखाई दे रही थीं, एक लंबे चांदी सफेद बालों वाला लड़का था, जिसने अपने नक्शे को अपने सामने फैला रखा था। उसकी विचारशील आंखें उस नक्शे की सामग्री को स्कैन कर रही थीं। हम तो बाहरी संप्रदाय के सभी अनुयायी गुफाओं में रहते हैं, है न? ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है। और कंजी के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र अब से 3 मिनट की पैदल दूरी पर समाप्त होता है। इसके अलावा जिन पहाड़ों को चुना गया है वे सुनहरी चमक बिखेरेंगे, जबकि जो नहीं चुने गए हैं या छोड़ दिए गए हैं वे बिल्कुल भी चमक नहीं बिखेरेंगे। दिलचस्प, दिलचस्प। वह चलते समय लगातार बड़बड़ा रहा था और भले ही उसका सारा ध्यान नक्शे पर था, लेकिन वह आसानी से दूसरों से टकराने से बच गया और उन लोगों से भी बच गया जो उससे टकराना चाहते थे और उसे परेशान करना चाहते थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे सभी उसके सुंदर चेहरे से ईर्ष्या करते थे। मुझे एक पहाड़ी निवास चाहिए, जेरास ने सोचा जब उसने विशाल द्वार को देखा जो दूर था। वह अनुमान लगा सकता था कि यह वह जगह है जहां दूसरे बाहरी संप्रदाय के स्वामी का क्षेत्र शुरू होता है। तो मुझे इनमें से एक चुनना होगा, जेरास ने अपने सामने पहाड़ों की कतार को देखते हुए सोचा, और वह रास्ते से हट गया क्योंकि वह घास की घाटियों पर चलना शुरू कर दिया, विभिन्न पहाड़ों के चारों ओर रेंगते हुए। अगर मुझे एक निवास चाहिए तो मुझे एक ऐसा चाहिए जो दूसरों से ऊंचा हो, जो सितारों की रोशनी के करीब हो, और एक जो दूसरों से थोड़ी दूरी पर हो, ताकि बहुत अधिक ध्यान न जाए और मुझे ठीक से खेती करने के लिए अधिक समय मिले। खान ने सोचा जब वह पहाड़ों के चारों ओर घूमना जारी रखता था जो अभी भी कंजी के क्षेत्र में थे। उसने देखा कि जितना अधिक वह घने जंगल में चला गया उतने ही कम पहाड़ लिए गए। रास्ते से दूर 5 घंटे चलने के बाद वह आखिरकार एक पहाड़ी निवास के सामने पहुंच गया। यह एक दांतेदार और काला पहाड़ था, जिसका आकार उसके रास्ते में दर्ज सबसे ऊंचे पहाड़ से लगभग दोगुना था। इसके चारों ओर घास वाली जमीन लंबे समय से घने जंगल में बदल गई थी, जिसमें छोटे छोटे वन्यजीवों और कीड़ों की चहचहाहटें थीं जो इसे परित्यक्त होने की स्थिति का संकेत देती हैं। इसके पीछे की ओर चलते हुए जेरास ने जो देखा वह एक तैरती हुई धारा थी जो पहाड़ के ठीक पीछे से बह रही थी, दूर तक जारी थी। वह मछलियों को पानी की सतह पर उछलते और वापस पानी में गोते लगाते हुए भी देख सकता था। काफी ऊंचा, अगले कब्जे वाले पहाड़ के निवास से लगभग 3 घंटे की पैदल दूरी पर, और इसके पीछे मछलियों से भरी एक धारा। इस वन्यजीव की उपस्थिति का मतलब है कि यह अभिशप्त नहीं है, अन्यथा वे यहाँ नहीं होते। सुरक्षित और शांत, दूसरों की नजरों से दूर। हाँ, ये वह जगह है, जेरास ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा और पहाड़ के निवास की ओर चला गया। अपने हाथों को उसकी नुकीली सतह पर रखकर उसने उसे रगड़ा और जल्दी से वह उसके दरवाजे का पता लगाने में सक्षम हो गया। जेरास ने उस क्षेत्र पर जोर से धक्का दिया जो उसे अलग लगा और चट्टानी नहीं बल्कि लकड़ी का था। अपने दांतों को कसकर भींचते हुए जेरास के हाथों की नसें उभर आईं क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे इंच इंच करके खुल रहा था। 3 मिनट तक लगातार धक्का देने के बाद जेरास आखिरकार पहाड़ के दरवाजे को धक्का देकर खोलने में कामयाब हो गया और अंदर घुस गया।
वह चौंक कर सोचने लगा, उसकी आवाज़ गुफा के भीतर गूंज रही थी। आखिर इस तरह का भारी शीशा किसने बनाया, और कैसे पहाड़ के एक घर में लकड़ी के दरवाजे की जगह शीशे का दरवाज़ा बना हुआ था जो उसने यहाँ तक देखा था। अजीब, ज़ेरास ने गुफा की ओर अपना ध्यान वापस मोड़ने से पहले सोचा। लेकिन इसे वास्तव में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, और यह सामान्य से ज़्यादा विशाल कमरा लग रहा था। किताब को उसके कवर से कभी न आंकने का एक आदर्श उदाहरण। 578 सिस्टम पागल हो गया। यह ज़ेरास द्वारा देखे गए सबसे खूबसूरत और शानदार कमरों में से एक था, एक ऐसी रचना जिसके बारे में उसे संदेह था कि इसे किसी नश्वर व्यक्ति के हाथों से बनाया जा सकता है। चट्टान से सावधानीपूर्वक नक्काशी किए गए कक्ष में एक प्राचीन लेकिन परिष्कृत माहौल था। चिकनी और पॉलिश की गई दीवारें एम्बेडेड गोल्डन और एस्ट्रल ब्लू लाइटिंग क्रिस्टल और खनिजों के साथ हल्की चमकती थीं, जो कक्ष पर एक सूक्ष्म ईथर चमक पैदा करती थीं। पौराणिक जीवों और पुष्प पैटर्न को दर्शाती अलंकृत पत्थर की नक्काशी से बना एक भव्य मेहराब कमरे में ले जाता था। छत ऊपर की ओर उठी हुई थी और स्टैलेक्टाइट्स से सजी हुई थी, जिन्हें कलात्मक रूप से डिजाइन में एकीकृत किया गया था, जो प्रकृति के गिरजाघर जैसा था। कमरे के केंद्र में एक गोलाकार रोशनदान खुले आसमान का एक शानदार दृश्य प्रकट करता था, जिससे प्राकृतिक प्रकाश अंदर आता था और दिन के दौरान जगह को रोशन करता था, जबकि रात में सितारों की एक झलक भी देता था। साज सज्जा बहुत ही साधारण थी, जिसमें एक कांच के फ्रेम वाला बिस्तर था जो 2 लोगों के लिए आराम से सोने के लिए पर्याप्त होता। उस पर आलीशान हाथ से बुने हुए गद्दे और तकिए रखे गए थे, जबकि उसके ठीक बगल में रखे गए गलीचे पत्थर में गर्मी और बनावट जोड़ते थे। बिस्तर के दूसरी तरफ एक चिमनी थी, जिसे एक दीवार में उकेरा गया था। यह उन सभी गुफा घरों में से सबसे शानदार है जो मैंने कभी देखे हैं, ज़ेरास ने कमरे में घूमते हुए अपने नए निवास पर अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। लेकिन ये बहुत धूल भरा भी है। अच्छा, सफाई करने का समय आ गया है, उसने जोर से कहा और उस तरफ मुड़ा जहां एक लंबी डंडी वाली झाड़ू और सफाई करने वाला तौलिया पड़ा था। अगले 2 घंटों तक ज़ेरास ने कमरे को ठीक से धोया, जगह के आसपास की सारी गंदगी को साफ किया। अभी यह एक चमचमाता हुआ साफ कमरा था, जिसकी सुंदरता पहले से कहीं ज्यादा उभर कर सामने आई थी। मुझे लगता है कि यह अब के लिए मेरा छोटा सा आश्रय होगा, ज़ेरास ने सोचा, जैसे ही वह बिस्तर पर चला गया और उस पर बैठ गया, फिर अपनी चेतना को अपने भंडारण स्थान में डुबोकर सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी चेतना को स्थानिक वलय से वापस ले लिया। उसके बाद उसके सिर में एक शक्तिशाली गुस्से वाली दहाड़ गूंज उठी। ज़ेरास, तुम कमीने, तुमने क्या किया है? सिस्टम ज़ेरास के सिर में जोर से दहाड़ने लगा, जिससे उसका सिर खून से लाल हो गया, जैसे कि एक पागल दबाव उसके मस्तिष्क में तैर रहा था, जिससे उसे लगभग खून की खांसी आ रही थी। क्या बकवास है, तुमने क्या किया? ज़ेरास ने बदले में पूछा, जबकि सिस्टम गुस्से में सूंघ रहा था। तुम कमीने, तुम्हारे हर जीन को शामिल करने वाले सभी हजारों तराजू पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तुम्हारी सभी आनुवंशिक क्षमताएं अब काले रंग की हो गई हैं, तुम्हारे गुण उनके पिछले मूल्यों के 1/4 से पीछे हट गए हैं। तुमने अपने पास मौजूद सभी हजारों जीन खो दिए हैं। हे मेरी शैतानी आत्मा, उन जीन क्रिस्टल को वापस लाने में मुझे जो भी परेशानी हुई, वे सब एक ही ध्यान मुद्रा में चली गईं। मुझे बताओ कि क्या हुआ, और तुम यह मत सोचना कि मैं उस मूर्ख मोटे आदमी की तरह हूं। मुझे सच्चाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिस्टम ने गुस्से से उस पर दहाड़ लगाई, क्योंकि ज़ेरास को आखिरकार याद आया कि सिस्टम को वास्तव में पता नहीं था कि जब वह अपना ऑरा रूलेट वापस लेने गया था तो उसके साथ क्या हुआ था। मैं भूल गया था कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सच्चाई एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ज़ेरास ने कहा, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी स्थानिक अंगूठी से सब कुछ बाहर निकाला और उनमें से प्रत्येक को स्कैन करना शुरू कर दिया। और यह कौन सा शैतान त्याग वाला सवाल है? सिस्टम ने दहाड़ लगाई और ज़ेरास मुस्कुराया। अपने चरम पर, शक्ति के उच्चतम शिखर पर, जिस पर तुम कभी पहुंचे हो, तुम अपने अंतिम हमले से कितने सितारों या ग्रहों को नष्ट कर पाओगे? ज़ेरास ने शांति से पूछा, क्योंकि उसने धीरे से बाहरी संप्रदाय के नियमों की पुस्तिका खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। अपने चरम पर, मैंने 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के ग्रह आकार से 2 गुने से भी बड़े 10 विशाल ग्रहों को नष्ट कर दिया है। ज़ेरास की आंखों में चमक के साथ सिस्टम ने गर्व के साथ घोषणा की। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय वास्तव में सबसे बड़ा ग्रह था जिसे ज़ेरास ने कभी देखा था, एंजेलिया जाति के ग्रह से 3 गुना से भी ज्यादा, जो निचले क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रह था। और इरुमा कह रहा था कि उसने एक बार 10 ग्रहों को नष्ट कर दिया था जो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के ग्रह से 2 गुने बड़े थे। यह एक ही हमले में अरबों से ज्यादा वन्य जीवों का सफाया होगा। इरुमा वाकई आतंक के बीच एक आतंक था। अब मेरा एक और सवाल है, क्या आप करोड़ों सितारों वाली एक पूरी आकाशगंगा को नष्ट कर सकते हैं? मांस और खून वाला कोई भी साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उनके अलावा कोई नहीं।
सिस्टम ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया जब जेरास ने स्क्रॉल को नीचे किया जिसे वह पढ़ रहा था। कौन लोग हैं जो आप कहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं? उसने पूछा, जबकि सिस्टम चुप रहा। लोगों, अगर आप कम से कम 1 सदी और जीना चाहते हैं तो आपको न जानना ही बेहतर है। मुझे अब आपको देखकर संदेह है कि आप ऐसा करेंगे। सिस्टम ने उसे जवाब दिया और जेरास का चेहरा बदल गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, है न? और वैसे आप कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी है कि आपका दिमाग ये भी नहीं समझ सकता कि आप ऐसी स्थिति में हैं, है न? जेरास ने एक बार फिर पूछा, जिसके बाद सिस्टम ने तिरस्कार भरी नाक से आवाज़ निकाली। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ब्रह्मांडीय श्रेणी के कमज़ोर? उसने पूछा और जेरास केवल मुस्कुराया। यदि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो शायद तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अपनी पूरी क्षमता के बावजूद भी मैं ऐसा कर पाऊंगा, उसने थोड़ा उदास स्वर में कहा, जो सिस्टम के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आया। तुम्हारे हजारों जीन वास्तव में शक्तिशाली हैं, जेरास, लेकिन यदि तुम एक ही हमले से लाखों सितारों को नष्ट करने की बात कर रहे हो तो मुझे डर है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, मैं तुम्हारे प्रयासों में तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। NOWELL-BE-IN.C-OM। यदि तुम मांस से पैदा हुए हो तो यह असंभव है, ऐसी शक्ति मांस में नहीं हो सकती। सिस्टम ने उसे उत्तर दिया जबकि जेरास ने उपहास किया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में मेरे लिए अपनी सारी साधना खोना इसके लायक था। 579 एक छिपा हुआ काला रहस्य। हाँ, जेरास ने बिना कुछ और कहे उत्तर दिया, लेकिन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। जेरास, तुम कमीने, क्या तुम सीधे मुद्दे पर आ सकते हो और मुझे सच में बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? सिस्टम ने अमर और भयावह जिज्ञासा के साथ पूछा। क्या तुम इसे ही एकमात्र रहस्य मान सकते हो जिसे मैं तुमसे दूर रख रहा हूं? जेरास ने इस बार गंभीरता से पूछा, क्योंकि वह स्क्रॉल की ओर मुड़ा था जिसे वह पूरे ध्यान से पढ़ रहा था। ओह, ठीक है, सिस्टम ने चुप रहने से पहले उसे उत्तर दिया और एक बार फिर जेरास के दिमाग में शांति फिर से आ गई, लेकिन ये केवल एक क्षणभंगुर घटना थी। चूंकि तुमने मुझसे एक रहस्य दूर रखने का फैसला किया है तो ये भी समय है कि मैं तुम्हें एक रहस्य दिखाऊं जिसे मैं तुम्हारे अराजकता भक्षक के रूप में तुम्हारे पिछले विकास के बाद से तुमसे छिपा रहा हूं। उसने उससे कहा जैसे ही जेरास ने स्क्रॉल को अपने हाथों से गिराया और उसकी आंखें ध्यान में चमक उठीं। वह क्या हो सकता है? जेरास ने पूछा और वह अपने मस्तिष्क में गूंजती हुई उस दुखद आह को महसूस कर सकता था जो किसी और से नहीं बल्कि सिस्टम से आ रही थी। मुझे बहुत खेद है, जेरास, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे तुमसे बहुत समय तक दूर रखा है। अपनी आंखें बंद करो और अपनी चेतना को अपने अराजकता हृदय में डुबो दो, तब तुम्हें रहस्य दिखाई देगा, सिस्टम ने उससे कहा और जेरास बिस्तर पर ठीक से क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने शांत हृदय को अपनी पसलियों के भीतर मजबूत करते हुए उसने अपनी चेतना को अपने हृदय में डुबोया। जैसे ही वह सावधानी से अंधेरे अंक के पास पहुंचा और जल्द ही उसमें गोता लगा दिया। एक बार फिर उसने खुद को अंधेरे ऊर्जा के भंवर में पाया, लेकिन इस बार अंधेरे ऊर्जा बहुत कम हो गई थी और डोमेन के नीचे वह सोता हुआ सांप देख सकता था, जो कोई और नहीं बल्कि मूल ड्रैगन था जिसके साथ उसने जेसन के क्लेश के दौरान लड़ाई की थी। क्षेत्र के दूर छोर पर बैंगनी रंग के तराजू में लिपटा एक शैतान था जिसके सिर के चारों ओर सींगों की एक श्रृंखला थी जो उसके सिर पर एक अजीब मुकुट बना रही थी। उसका रूप जेरास के रूप जैसा ही था, सिवाय इसके कि लाल तराजू के बजाय उसके पास बैंगनी रंग था। वह धीरे धीरे उसके पास तैर रहा था, जेरास की ओर तैरते हुए उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी। इरुमा नासग्रा, जेरास ने पुकारा जब इरुमा ने उसकी आंखों में देखा। जब से मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं जेरास, मैंने तुम्हें हमेशा किसी चीज के बारे में चेतावनी दी है न? क्या तुम्हें अभी भी याद है कि वह क्या था? इरुमा ने उससे पूछा, जबकि जेरास ने जवाब देने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ीं। तुम हमेशा कहते हो कि कुछ लोग मेरे लिए आ रहे हैं। कैस डिवाइरा जीन एक सार्वभौमिक रूप से नफरत वाला जीन है और वे जल्द ही मेरे लिए आएंगे। इसलिए मुझे जल्दी से मजबूत होना पड़ा इससे पहले कि वे मेरे पीछे आएं। जेरास ने उसे उत्तर दिया, जबकि इरुमा ने एक बार सिर हिलाया, जेरास की ओर पीठ करने से पहले। जैसे ही उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, उसके सामने खाली जगह को कसकर पकड़ लिया, हिंसक रूप से उस जगह को खींचने से जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। इसे देखो, इरुमा ने उससे कहा जैसे ही वह एक तरफ चला गया और जेरास आगे चला गया, उस छवि को देखते हुए जो अब फटे हुए स्थान में दिखाई दे रही थी। पहले तो यह एक अंधेरे शून्य के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जल्द ही शून्य के बहुत दूर के छोर से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और जल्द ही सुनहरी रोशनी चौड़ी होती गई और चौड़ी होती गई, जब तक कि जेरास को आखिरकार ये दिखाई नहीं दिया कि यह क्या था। यह एक पूरी सेना थी, लगभग 10,000 स्वर्ण आकृतियों की एक सेना। उनमें से प्रत्येक 500 मीटर तक ऊंची थी और उन पर 4 उभरी हुई भुजाएं थीं। उनका पूरा सुनहरा शरीर सबसे मांसल शरीर था जिसे जेरास ने अपने जीवन में कभी देखा था और उनके शरीर पर हजारों रूनिक रेखाएं चमक रही थीं। शरीर
असंभव, जेरास ने चौंक कर कहा जब उसने उन आकृतियों को देखा जो अंतरिक्ष के शून्य में भयानक गति से आगे बढ़ रही थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से उनके मार्ग में आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण सितारों का विनाश हो रहा था, और वे अपने शरीर से अंतरिक्ष को चीर रहे थे, मानो यह कोई मामूली उपद्रव हो। ऐसी सेना, ऐसे प्राणियों की सेना जो 500 मीटर तक ऊंची हो और 10,000 की संख्या में हो, कैसे हो सकती है? मुझे बताओ जेरास, वे सभी कौन सी साधना अवस्थाएं हैं? सिस्टम ने उससे पूछा। जब जेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अगले ही सेकंड में वह छवि से दूर हट गया, उसका दिल उसकी छाती के भीतर तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी सूक्ष्म नीली आंखों में वही परिभाषा चमक रही थी। असंभव, उनमें से हर कोई अमर क्षेत्र रैंक पर है। 10,000 अमर क्षेत्र विशेषज्ञों की एक सेना। कृपया मुझे बताएं कि यह सच नहीं है, जेरास ने कहा, और उसने इरुमा का हाथ थोड़ा सा पकड़ लिया, लेकिन शैतान ने हिंसक रूप से जेरास से अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि वह जेरास को एक जानलेवा क्रोध को रोकते हुए देख रहा था। तुम्हें लगता है कि वे डरावने हैं? क्या तुम जानना चाहते हो कि इससे भी ज्यादा डरावना क्या है? ये तथ्य है कि वे सभी तुम्हारे सिर के लिए आ रहे हैं। वे तुम्हें मारने आ रहे हैं। वे ऑर्डर किंग रेमंड के गोल्डन आइड वॉरियर्स हैं, भावनाहीन कठपुतलियों की एक सेना जो केवल एक ही चीज समझती है, राजा रेमंड के आदेशों को पूरा करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, और अभी वह आदेश तुम्हारी मृत्यु है। इरुमा ने उसे उत्तर दिया जैसे ही क्षेत्र ढह गया, और जेरास ने हिंसक रूप से अपनी आंखें खोली और खुद को अपने पहाड़ी निवास में वापस पाया। यही वह है जिसे मैं तुमसे छुपा रहा था जब से तुम एक सच्चे अराजकता भक्षक के रूप में विकसित हुए हो। मैंने उनकी जागृति को महसूस किया है और अपनी शक्ति से उन पर एक टैग रखा है। अब तुम आखिरकार मेरी सारी भागदौड़, तुम्हारे मजबूत होने की मेरी सारी चीखें, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा होने की मेरी सारी दहाड़ें समझ गए हो। तुम्हें लगता है कि मैं तब मजाक कर रहा था, और अब तुम अपनी सारी साधना खो चुके हो। बताओ जेरास, किस शैतान त्यागी तरीके से तुम 3 साल के समय में 10,000 अमर क्षेत्र विशेषज्ञों का विरोध करने और जीवित रहने में सक्षम हो पाओगे? बताओ, वे 3 साल में यहाँ होंगे? जेरास ने सदमे में पूछा, उसका दिल उसकी छाती के नीचे गिर रहा था। अध्याय 580, सिस्टम को खोना। मेरी अचूक गणना के अनुसार वे कम से कम 3 साल में यहाँ होंगे। सिस्टम ने उसे उत्तर दिया, अपने शब्दों को निर्दयता से उसके दिल में गूंजाते हुए। मैंने गणना की थी कि तुम मेरी मदद से 2 साल में अमर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे, और 1 और साल में तुम्हारे शरीर में उन सभी तराजू को जगाने में भी मदद करोगे। एक बार जब तुम ऐसा करोगे, अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं रह जाएंगे, और तुम्हारे बचने की कम से कम 40% संभावना होगी। लेकिन अब वो हजारों तराजू कहाँ हैं? शैतान द्वारा त्यागे गए तराजू कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें बियॉन्ड एक असामान्य जाति बनाया? तुम उन्हें खो चुके हो। तुम्हारे सारे कौशल अब धूसर हो चुके हैं। तुम्हारे सारे गुण अब आधे से 1/4 रह गए हैं, और तुम ब्रह्मांड मूल रैंक से कॉस्मिक रैंक तक गिर गए हो। साधना के 4 से ज्यादा स्तर। तुम गिर गए हो जेरास, और अब कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर रखूं। अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो कम से कम अपने जीवन के बचे हुए 3 साल शराब पीकर बिताओ, ताकि तुम अपने दयनीय भाग्य को भूल सको। क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम 3 साल में निश्चित मौत से बच सको। मेरे शब्दों पर ध्यान दो। तुम्हारा मतलब है, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास हमेशा एक रास्ता होता है, जेरास ने चौंक कर जवाब दिया। उसके बाद सिस्टम से एक पलटवार आया। बेशक मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया, और अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे दिमाग से निकल जाऊं, जेरास? हाँ, तो फिर तुम भाग्यशाली हो। मैं अगले 3 सालों के लिए नींद में जाऊंगा, और तुम्हारे दयनीय भाग्य से 3 दिन पहले ही जागूंगा, ताकि तुम्हें मौत के उस भाग्य की याद दिला सकूं जिसे तुम पिछले 3 साल भूलते रहे हो, और यह भी कि तुम मुझे अपने साथ नीचे ले जाओगे। अलविदा, और 3 साल बाद मिलते हैं, कमीने, सिस्टम ने कहा, और अगले ही सेकंड में जेरास के सामने अचानक एक नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया। त्रुटि, सिस्टम अब लगभग 3 साल तक स्लीप मोड में रहेगा। अरे सिस्टम, रुको, मेरे पास एक रास्ता है। जेरास ने जल्दबाजी में दहाड़ लगाई, लेकिन सुनहरी अधिसूचना गायब हो गई। सिस्टम इंटरफेस। अगले 3 मिनट तक जेरास ने बार बार सिस्टम इंटरफेस को पुकारा, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया, क्योंकि सब कुछ अंधेरा था, जैसे कि उसके पास कभी कोई सिस्टम ही नहीं था। अरे मैंने क्या किया है? जेरास ने गुस्से में पूछा। जैसे ही उसने दीवार पर अपनी मुट्ठी पटकी, लाल खून बरस रहा था, और पहाड़ बिल्कुल भी नहीं हिला। धमाका, बार बार उसने अपना सिर पहाड़ की दीवार पर पटका, और उसके माथे से खून बहने लगा, जो उसके चेहरे पर बह रहा था। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन यह उसके दिल में दर्द की भरपाई नहीं कर सकता था, अपने सबसे लंबे समय तक चलने वाले साथी को खोने का दर्द।
अब वह सिस्टम खो चुका था और उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। 10,000 अमर क्षेत्र विशेषज्ञ, भले ही उसके पास पूरे 10,000 परिवर्तन संप्रदाय और दिव्य युद्ध संप्रदाय और दिव्य ईथर संप्रदाय, उनके सभी अमर क्षेत्र विशेषज्ञ उसके लिए लड़ने के लिए इकट्ठा हों, उसे यकीन था कि वे 3,000 तक भी नहीं पहुंचेंगे। आखिर वह किस शैतानी तरीके से 10,000 अमर क्षेत्र विशेषज्ञों की खोज से बच पाएगा? आखिर वह कहाँ भाग सकता था कि वे उसे न पाएं? हे, अचानक पहाड़ के निवास से एक गहरी हंसी गूंज उठी जब ज़ेरास ने अपना सिर पहाड़ की दीवार पर की गई दरार से दूर किया और एक मुस्कुराहट जो उसके कानों तक फैल गई दिखाई दी। तुम कमीने, तुम का है, अगले 3 सालों के लिए नींद में उतर रहे हो मेरे साथ मरने के अपने दयनीय भाग्य से बचने के लिए। तुम एक कमीने हो, क्षणभंगुर आशा के साथ एरुमा। तुम्हें लगता है कि यह उन भगवान द्वारा त्यागे गए तराजू हैं जिन्होंने मुझे ज़ेरास बनाया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भगवान द्वारा त्यागे गए सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं रहूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं निश्चित रूप से 3 साल में मर जाऊंगा। क्या तुम्हारा मुझ पर इतना बड़ा विश्वास है? ज़ेरास ने मजाक में पूछा क्योंकि वह गुस्से में दहाड़ रहा था। फिर मुझे 3 साल दे दो ये साबित करने के लिए कि मुझे ज़ेरास बनने के लिए तुम्हारे भगवान द्वारा छोड़े गए सिस्टम की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम एक कमीने काय की तरह सो जाओ और अपने भगवान द्वारा छोड़े गए सिस्टम को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे वह बनने के लिए तुम्हारे जैसे काय की मदद की ज़रूरत नहीं थी जो मैं हूँ। मैं ज़ेरास सेलेस्ट्रिया हूँ और मैं अपने भगवान द्वारा छोड़े गए भाग्य को अपने कंधों पर ढोऊंगा, तुम्हारे विपरीत। उन्हें 3 साल में मेरे सिर पर आने दो। मैं उन्हें एक ऐसी लड़ाई दूंगा जिसे वे हमेशा के लिए कभी नहीं भूलेंगे। मैं उनकी भावनाहीन स्थिति को बदल दूंगा और उन्हें हमेशा के लिए भय और आतंक की भावना से शापित करूंगा। तुम देखोगे, तुम 3 साल में देखोगे मैं तुम्हारी मदद के बिना क्या हासिल करने में सक्षम हूँ। ज़ेरास ने उग्र क्रोध में दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी उंगलियां दीवारों को चीर रही थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके दांतों में दरारें फैल रही थीं क्योंकि वह उन्हें कितनी मेहनत से आपस में रगड़ रहा था। कभी नहीं, उसने कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था। उसने कभी इतना कमतर महसूस नहीं किया था। ये घटिया सिस्टम उसे बता रहा था कि वह सिर्फ इसी वजह से वह बना है जो वह था। उसने अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाला जिससे वह मिशन पूरा करने के लिए गया था, ताकि वह उन खोजों को पूरा कर सके जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया। उसने वह दर्द कहाँ रखा जो उसे हर विकास के साथ सहना पड़ा। और अब जब वह खतरा उसके लिए आया था तो उसने उसे छोड़ दिया था, नींद को चुना था और सिस्टम को उससे दूर कर दिया था। और अब ज़ेरास के हर भाव को घेरने वाली एक पागल इच्छा के अलावा कुछ नहीं था। खुद को साबित करने की एक पागल इच्छा। 3 साल, मुझे 3 साल दो। ज़ेरास ने अचानक फुसफुसाया जब उसने अपने पीछे मुड़कर देखा और प्रकाश के स्रोत को देखा तो उसे लगा कि एक चमकदार रोशनी गुफा को घेर रही है। और जब उसने बिस्तर पर लेटे फ्लफी को देखा तो उसके जबड़े जमीन पर गिर गए, उसके शरीर से 2 रंग निकल रहे थे। तुमने एक और तत्व को जगाया है।